हम क्वेश्चन करेंगे सॉल्व। मिडियावल हिस्ट्री का क्वेश्चन है। क्वेश्चन है कि राइट अ शॉर्ट एसे ऑन चौथ एंड सरदेशमुखी, या व्हाट वाज द सिस्टम ऑफ कलेक्शन ऑफ चौथ एंड सरदेशमुखी बाय द मराठा रूलर्स। मराठा रूलर्स जो थे उनका टैक्स कैसे लेते थे, मेन सवाल ये है। तो उसमें से होता था चौथ और सरदेशमुखी। तो इसमें मैं आपको बताऊंगा ये दोनों कंसेप्ट क्या थे। देखिए, मराठास के अंडर दो टाइप की टेरिटरी होती थी। एक जो डायरेक्ट किंग के कंट्रोल में होती थी, ठीक है। जैसे आप मान लो जब मुग़ल सल्तनत थी या दिल्ली सल्तनत थी, तो डायरेक्ट जो राजा के अंडर लैंड होती थी उसे खलीसा कहते थे। मराठास के अंदर उसे स्वराज्य कहते थे, स्वराज्य, ठीक है। उससे जो भी लैंड रेवेन्यू कलेक्ट होता था वो सीधा सीधा राजा के पास जाता था। राजा वो एडमिनिस्ट्रेशन के लिए यूज़ करता था, पंडितों को, ब्राह्मणों को, या किसी भी और रिलीजन के ज्ञानी को उससे पैसा देता था, ठीक है। उसके बाद क्या होता था, मराठा पूरी लैंड पे, महाराष्ट्र जो भी एरिया कंट्रोल में था मराठा रूलर के अंडर, जैसे शिवाजी का जो भी एरिया कंट्रोल में था, तो पूरा कंट्रोल पूरी लैंड पे उनका कंट्रोल नहीं था। सेंट्रल एरिया में होता था उनका कंट्रोल। बाकी एरिया में क्या होता था कि थोड़ा सा फ्यूडलिज्म था, और जो अलग अलग प्रांत होते थे, अलग अलग रीजन जो होते थे, उसमें जो रूल करता था, रूल कह लो या कहते हैं कि सब्जुगेट हो चुका था, मतलब राजा के नीचे होता था वो वक्त वक्त पे राजा को पैसे भेज दिया करता था, सिर्फ ये मानने के लिए कि जी हाँ आप ही राजा हो, मैं आपके नाम पे राज कर रहा हूँ। तो अगर महाराष्ट्र के अंदर स्वराज्य के बाहर जो एरिया होता था वो मराठा के टेरिटरी थी, वो मराठा का ही राज्य था। उसमें जो अलग अलग देशमुख होते थे, देशमुख मतलब अलग अलग प्रांत को जो संभालते थे, तो वो देते थे टैक्स, उसे कहते थे सरदेशमुखी। जितने भी देशमुख थे उनके ऊपर कौन है, शिवाजी, या बाद में जो भी मराठा रूलर है। तो देशमुखों के ऊपर अपना दिखाने के लिए दबदबा कि हाँ भाई मैं तुमसे ऊपर हूँ, सरदेशमुखी लगता था। उसका रेट होता था 10%, 10%। तो आप कलेक्ट कीजिए, जो भी आप कलेक्ट कर रहे हो उसका 10% आप शिवाजी को या जो भी मराठा रूलर है आप उसको दे दोगे। ये हो गया मराठा साम्राज्य के अंदर। मराठा साम्राज्य के बाहर जो भी टेरिटरी, जो भी एरिया था, आपको अपने टोटल रेवेन्यू का 25% देना पड़ेगा। क्यों देना पड़ेगा? अगर आप वो रेवेन्यू दोगे तो मराठा आप पे अटैक नहीं करेंगे, ठीक है। उसे कहते थे चौथ। चौथ का मतलब है 1/4, 1/4 भाग, जो हम देखते हैं हिंदी में कहते हैं। तो वो होता था 25%। अब देखो, चौथ के अलग अलग व्यू पॉइंट हैं कि मिडियावल हिस्ट्री है या हिस्ट्री है, ऑप्शनल का पेपर दे रहे हो, व्यू पॉइंट किसी का हिस्टोरियन ने अगर दे रखो उसके बिना तो आंसर में मज़ा ही नहीं है। तो मॉडर्न हिस्ट्री में आपने एक नाम सुना होगा, MG रानाडे। उनका ये व्यू पॉइंट है कि जैसे सब्सिडरी अलायंस सिस्टम होता था, उसमें क्या होता था कि आप अंग्रेज़ों को सेना का पैसा दे दो कि हम हमारे सैनिक होंगे, अंग्रेज़ों के सैनिक होंगे, उनके लिए आप पैसा दे दो, उनको रखने के लिए। आप पे कोई फॉरेन का इन्वेजन नहीं होगा, कोई और देश या कोई भी राज्य का राजा आप पे अटैक नहीं करेगा। तो एक प्रोटेक्शन मनी होता था वो। तो उनका ये कहना है उसी तरीके से अगर आप चौथ दे दोगे मराठा रूलर को, तो वो इंश्योर करेगा कि कोई दूसरा राजा आप पे अटैक नहीं करेगा, हम इसकी गारंटी लेते हैं। मगर इसका अपोजिट व्यू पॉइंट है, नहीं, ऐसा नहीं था। ये हकीकत में लिख नहीं सकते, मगर ब्लैकमेल था। आप यही लिखेंगे इसका कि मराठा रूलर और ये उसकी आर्मी आपके टेरिटरी पे अटैक ना करें, इसलिए आप उनको 25% अपने रेवेन्यू का देंगे। क्यों? क्योंकि आपने ये पढ़ा होगा या जान लीजिए कि मराठा जो एरिया है वो ज़्यादा इतना फर्टाइल नहीं है, वहाँ पे इतना एग्रीकल्चर नहीं होता था। तो पैसा कहाँ से आएगा? पहले ज़माने में तो यही होता था ना, लैंड रेवेन्यू होता था, फसल उगाएंगे, फसल से पैसा मिलेगा। तो उतना प्रॉस्पेरस एरिया नहीं था वो, तो पैसा आर्मी के लिए तो बाहर से लाना पड़ेगा ही।
अगर आपको टेरिटरी एक्सपैंड करनी पैसा चाहिए, आर्मी बनानी है उसके लिए पैसा चाहिए। जब अपने पास नहीं है तो कहीं और से लाओगे, अगर टेरिटरी अपने अंदर कंट्रोल में लो, वो तो नहीं कर पा रहे, उसी के लिए आपको आर्मी के लिए पैसा चाहिए ना। तो आसपास की जो टेरिटरीज थी उन पे अटैक किया जाता था। अटैक नहीं करो तो आप 25% अपने लैंड रेवेन्यू का मुझे दे दो, वो होता था चौथ। ठीक है।